हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 16 रहेगी। 15 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो आरपीएफ के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले पेपर यानी 2019 में जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के उस बेस पर यही क्वेश्चन बनाए गए हैं और 2024 और 2023 की करंट अफेयर कवर करते चलेंगे हम, यानी एक साल की पिछली करंट अफेयर भी साथ में लेकर चलेंगे। क्लास नंबर ये 16 है। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स के कितने खेल शामिल किए गए हैं। यानी खेलो इंडिया गेम का 2024 में कौन सा संस्करण है और कहाँ पे आयोजन हुआ है। तो ये तो पता चल गया होगा, तमिलनाडु राज्य में। अगर संस्करण पूछा जाए 2024 में तो कौन सा संस्करण है, तो 6वां संस्करण यानी 6ठा संस्करण है ये। अगर आपसे पूछा जाए कितने खेल शामिल किए गए हैं तो 15, 20, 25 या फिर 27। तो इसका सही आंसर 27 ने होकर ऑप्शन डी 26 खेल होंगे। कितने खेल? 26 खेल। अगर पूछा जाए इसका 2024 का खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर कौन था, शुभंकर पूछा जाए आपसे, या जैसे अंक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर जहाँ पे आयोजन हुआ है तमिलनाडु रहा। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो हरियाणा रहा। हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। अगर शुभंकर पूछा जाए तो वीरा मंगई था, वीरा मंगई। ये खेलो इंडिया 2024 का यानी 6वें संस्करण का शुभंकर है। और किस राज्य में किए गए हैं ये खेलों के आयोजन? तमिलनाडु में। और कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो 26 खेल शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। यानी किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी, यानी कब भारत का राज्य बना था ये, तो कब बना था? 1987 में बना था। अगर पूछा जाए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को, 19 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 1961 में पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराया गया था और 1987 में ये राज्य बना था। यानी 30 मई 1987 को गोवा राज्य के रूप में आया था और 1961 में यानी पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। उसी के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है 2023 का ईवी रामकृष्णन ने। तो उपन्यास के लिए, लघु कहानी संग्रह के लिए, साहित्यिक अध्ययन के लिए या कविता के लिए। तो ये यानी किस भाषा के हैं ये पूछा जाए तो ये मलयालम साहित्यकार है। मलयालम साहित्यकार है। तो किसके लिए जीता होगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, साहित्यिक अध्ययन के लिए 2023 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। यानी भाग पूछ रखा है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से किस भाग में आते हैं, तो भाग 4, भाग 3, भाग 2 या भाग 1। अगर पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलेंगे, तो 36 से शुरू होकर 51 तक है। और किस में वर्णन है, तो भाग 4, ऑप्शन ए सही रहेगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न दे रखा है अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे। अनंगपाल पूछ रखा है किस वंश के शासक थे। गुज्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, पल्लव वंश या खिलजी वंश। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। राजपूत वंश के ये शासक है यानी राजा माने जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जनसंख्या सबसे अधिक वाला राज्य पूछ रखा है, बिहार होगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान। अगर नंबर 1 पे पूछा जाए, प्रथम पर पूछा जाए, तो प्रथम पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय संबंधी रोग है। हृदय संबंधी रोग पूछ रखा है, घेंगा, मधुमेह, फर्न या फिर एंजाइना। तो कौन सा सही रहेगा हृदय संबंधी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, एंजाइना रोग हृदय संबंधी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, खिलजी वंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों के दौरान शासन किया था, यानी खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा था। 1414 से लेकर 1451 तक, 1451 से 1526 या 1290 से 1320 या 1320 से 1414 तक। तो कब तक रहा था खिलजी वंश, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1290 से लेकर 1320। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में, तो आपके में पेपर में आने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दुबई में COP 28 यानी COP 28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस यानी उद्देश्य क्या है। अगर पूछा जाए COP 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो UAE के कहाँ पे, दुबई शहर में हुआ है। और इसका प्राथमिक फोकस क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, जलवायु वित्त को बढ़ाना या वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। तो COP 28 का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2050 तक शून्य यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बदरुद्दीन तैयब जी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1886 में, 1888, 1887 या 1885। 1885 में तो कांग्रेस बनी थी। अगर पूछा जाए बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कब बने थे और कौन सा अधिवेशन था, तो ये मद्रास का अधिवेशन था। मद्रास यानी चेन्नई या इसे तमिलनाडु भी कहते थे। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था ये, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने ये अध्यक्षता की थी पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो 1971 में किया गया था, 1998, 1988 या 1982 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य 15 से लेकर 35 वर्ष के बीच जो भी पढ़े लिखे यानी साक्षर लोग नहीं थे, उन्हें व्यक्तियों को यानी सभी व्यक्तियों को साक्षरता देना था। व्यक्तियों को साक्षरता देना था। तो कब शुरू किया गया, तो ऑप्शन सी से रहेगा, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, यानी तेलुगु नववर्ष के जो शुरुआत का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, तो ओणम होगा, उगादी, गुड़ी पड़वा या पोंगल।
तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। उगादि ये तेलुगु नववर्ष के शुरुआत का प्रतीक है और ये किन राज्यों में मनाया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक यानी साउथ इंडिया में मनाया जाता है और गोवा। अगर ओणम पूछा जाए तो ओणम कहाँ का है? तो ओणम केरल का है। और उगादि मैंने बता दिया। गुड़ी पड़वा भी इन्हीं राज्यों में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में बनाया जाने वाला त्यौहार है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन होते हैं? आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा राज्य भारत में कोयले उत्पादन नहीं करता? यानी कौन कोयले का उत्पादन नहीं करता, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा, झारखंड या गुजरात। तो सही आंसर कौन सा रहेगा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। गुजरात राज्य में कोयले का उत्पादन नहीं होता, बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन के संस्थान को शुरू किया था? यानी कब किया था ये शांति निकेतन संस्थान शुरू कब किया था? 1899 में, 1901, 1903 या 1905 में। तो सही आंसर क्या रहेगा और कहाँ पे किया गया था? यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगर पश्चिम बंगाल का शहर पूछा जाए यानी वेस्ट बंगाल का शहर, तो कोलकाता में। कोलकाता में कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1901 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 343। तो कौन सा सही रहेगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अनुच्छेद 338 करता है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साइंस का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज, मैग्नीशियम या मेंडेलियम या मोलिब्डेनम, किसका होगा ये? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही रहेगा? Mn किसका है प्रतीक? ऑप्शन ए सही रहेगा, मैग्नीज का। यानी इसके परमाणु क्रमांक कितना है अगर ये पूछा जाए? परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये 25 नंबर पर। अगर मैग्नीशियम पूछा जाए तो इसका प्रतीक क्या है? तो Mg। अगर इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे तो कितना होगा? 12। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी पुरुष साक्षरता दर पूछ रखी है 82.14%, 65.14%, 71.14% या 75.14%। तो पुरुष साक्षरता दर पूछ रखी है। अगर टोटल सभी की पूछी जाए साक्षरता दर कितनी है तो 74.04 यानी 74.04% है। यानी पुरुष की पूछ रखी है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 82.14%। अगर महिलाओं की पूछी जाए 11 के अनुसार तो 65.46% है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जलोढ़ मृदाओं का रंग डैश जैसा होता है? यानी जो जलोढ़ मृदा है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी से लाल, हल्के नारंगी रंग से गहरा नारंगी, हल्के धूसर से राख धूसर या हल्के सफ़ेद से चमकीला सफ़ेद। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जलोढ़ मृदाओं का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा, हल्के धूसर से राख धूसर होता है इसका रंग।
आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है, यानी किस क्षेत्र के किस देश के चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। कनाडा, जापान, भारत या ब्राज़ील। सही आंसर कौन सा रहेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। जापान में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टाइफून। और किस देश में, तो टाइफून के नाम से फिलीपींस में भी जो तूफ़ान आते हैं यानी चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है, जापान और फिलीपींस में। ये था हमारे टेस्ट नंबर यानी क्लास नंबर 16। आपको कैसी लगी, अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।